चलो ये देखो पढ़े, चलो देखो, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर रेसिडेंस के अंदर में क्या लिखा है, मेरी बात ध्यान से पढ़ना सुनना। एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ हाउस और लैंड अपॉर्टिनेंट, याद है हम लोगों ने हाउस भी पढ़ा था और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैंड अपॉर्टिनेंट भी पढ़ा था। हाउस का मतलब बना बनाया घर और लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब होता है जमीन से सटा हुआ कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, ठीक, जो बिल्कुल जमीन से मेरे क्या है, सटी हुई है, ठीक। तो वो भी हमारे किसका पार्ट बनेगा, बिल्डिंग का ही पार्ट कह सकते हो बनेगा, या हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, ठीक। देयर टू इज एग्जाम्प्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, वो एग्जाम्प्ट तभी होगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। पहला बोला है कि द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो किसके द्वारा ओन्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी कि अगर वो पार्टनरशिप की बिल्डिंग होगी, अगर वो कंपनी की बिल्डिंग होगी तो उसको ये छूट नहीं मिलेगी, ये सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। अच्छा, सच प्रॉपर्टी वॉज बीइंग यूज्ड एज अ रेसिडेंशियल हाउस, यानी कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी ने रेसिडेंशियल बिल्डिंग होनी चाहिए, हाउस। अच्छा, मतलब रेसिडेंशियल हाउस का मतलब नहीं, वो मतलब बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं किया होगा, वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक। द इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो चार्जेबल होना चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। द एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी विच हैड बीन हेल्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 महीने बिफोर ट्रांसफर, कम से कम आप उस घर में कितने महीने रहे हो, 24 महीने, यानी कि 2 साल कम से कम आपने उस घर को इस्तेमाल किया है, यहां तो कोई समस्या नहीं। The assessee has within a period of 1 year before or 2 years after the date of transfer purchased one residential house in India, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले आप क्या कर लो, घर बनवा लो, या 2 साल के अंदर में घर परचेज कर लो। और तो उसके बाद से क्या कर रहा है, he has within a period of 3 years after the date of transfer constructed one residential house in India, या फिर 3 साल के अंदर में क्या बना ले, कोई घर बनवा ले, ठीक। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जरा इसको समझते हैं, समझो बात को ध्यान से। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि आपके पास एक क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड प्रॉपर्टी है, इसको हम बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, इसको हमने 50 लाख का बेचा है और 30 लाख हमारी क्या आई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि हमारे पास कितने का कैपिटल गेन आया है, 20 लाख का कैपिटल गेन हमारे पास कितने का आया है, 20 लाख का। अब हम क्या कह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में कम से कम आप कितने साल रहे हो, 2 साल या उससे ज्यादा रहे हो, ठीक। और अब आप क्या कर रहे हो, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, ठीक, बेच करके पुरानी प्रॉपर्टी क्या खरीदना चाहते हो, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, ठीक। इसको खरीदने के लिए जो आपके पास समय दिया गया है वो कितना दिया गया है, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उससे 1 साल पहले घर खरीद लो, परचेज कर लो, यानी कि 1 ईयर पहले क्या कर लो, परचेज कर लो, या 2 साल के अंदर में क्या कर लो, परचेज कर लो, या ये भी कर सकते हो कि 3 साल के अंदर में क्या कर लो, बनवा लो, ठीक, कंस्ट्रक्ट कर लो। तो जितना भी तुमको कैपिटल गेन हुआ होगा 20 लाख का, मान लो सपोज हम नया वाला घर कितने का बनवा रहे हैं, 40 लाख का, कितने का बनवा रहे हैं, और हमको पता है कि 20 लाख रुपए का हमको क्या हुआ है, कैपिटल गेन, तो 20 लाख में से हम कितना माइनस कर देंगे, 20 लाख, यानी कि उस साल आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो। मान लो सपोज हमको कितना गेन हुआ है, 20 लाख, लेकिन जो हम नया प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं वो सिर्फ कितने का बनवा रहे हैं, 15 लाख का, तो माफ भी मेरा सिर्फ कितना होगा, 15 लाख। आगे बात समझ में, यानी कि 5 लाख पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो जितना कैपिटल गेन आप इस्तेमाल करोगे सिर्फ उतना ही क्या होगा, माफ होगा, बाकी सब पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई। कंडीशन सिर्फ क्या है, ट्रांसफर के 2 साल पहले आप कम से कम उस घर पे रहे हो, जिस साल ट्रांसफर करो, जिस दिन ट्रांसफर करो उसके 1 साल के अंदर में परचेस और 2 साल के अंदर में परचेस कर लो, या 3 साल के अंदर में बनवा लो। फिर मैंने कंडीशन क्या बताई
कि कैसे मुझे, अच्छा पहले तो ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर 1 साल पहले का क्यों समय दिया गया। ठीक, बात का तो चलो समझ में आता है कि बेचने के बाद खरीदेंगे। क्या बेचने के 1 साल पहले भी खरीद सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बताओ अगर तुम घर बेचोगे तो सामान वामान खाली हो जाएगा ना, तो क्या यहां से जब तक तुम खरीदोगे तो क्या रोड पे रहोगे? तो बेचने के बाद हम घर खरीदते हैं कि बेचने से पहले घर खरीद लेते हैं? पहले ही ना खरीद लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तब ना सामान शिफ्ट करेंगे। इसीलिए बोला गया कि 1 साल पहले का हम क्या देंगे, समय देंगे। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक, अगर 2 साल पहले घर खरीदे होगे तब आपका कैपिटल गेन माफ नहीं होगा, और अगर 4 साल के बाद घर बनवाओगे तो भी माफ नहीं होगा। कंडीशन सिर्फ कितनी है, 1 साल पहले और 3 साल बनवाने केस में और 2 साल खरीदने केस में। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब हमने एक चीज बोला आपसे कि क्या प्रूफ रहेगा। मान लो सपोज यहां पे मुझे कैपिटल गेन की छूट मिल गई, यहां पे अगर मान लो सपोज हमको कैपिटल गेन हुआ 20 लाख का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया मुझसे क्या मांगने, टैक्स। कह रहा है इस 20 लाख पे क्या दीजिए, टैक्स दीजिए। अब उस केस में हम उसको क्या बोले, हम पहले उसको बैठाए, चाय पानी पिलाए, और हम उसको क्या बोले कि हम कसम खा के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं कि हम 3 साल के अंदर में घर क्या कर लेंगे, बनवा लेंगे, या 2 साल के अंदर में घर खरीद लेंगे। क्या ये मेरी बात मान करके इनकम टैक्स वाला चला जाएगा? नहीं। तो बोला तुम्हारी कसम की हम क्या रखते हैं, इज्जत रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो तुम कसम खा रहे हो ना उसी के नाम से क्या बना लो, अकाउंट खुलवा लो बैंक में। उस कसम से क्या बना लो, एक अकाउंट उस नाम से खुलवा दो, और उस कसम वाले अकाउंट का नाम क्या रहेगा, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट। क्या होगा, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट। इस कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में तुम पैसा क्या कर दो, डाल दो। ठीक, जितना भी कैपिटल गेन हुआ है। जरा बताओ इस वाले केस में कितना कैपिटल गेन हुआ है, 20 लाख का। तो ये 20 लाख रुपए तुम कहां डाल दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। जिस दिन ट्रांसफर किए उसी दिन। अब तुम 2 साल के अंदर में बनवाओ, 3 साल के अंदर में बनवाओ, हमसे मतलब नहीं है। अब हम कितने दिन तक वेट करेंगे, परचेज के केस में 2 साल तक और कंस्ट्रक्शन केस में 3 साल तक। अगर 3 साल के बाद भी तुमने कैपिटल गेन में से पैसा यूज नहीं किया तब इस पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। यानी कि उस साल हम माफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब तुम 3 साल बीत जाएगा और अभी भी कैपिटल गेन में पैसा रहेगा तो उस पे हम क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। इतनी कहानी समझ में आई? अब सुनो, मान लो सपोज मैंने घर खरीद भी लिया, ध्यान से मेरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 साल बीतने को था और मैंने घर बनवाया नहीं, या 2 साल बीतने को था मैंने घर नहीं खरीदा। अब मुझे लगा कि मेरे कैपिटल गेन पे क्या लग सकता है, टैक्स। तो जल्दीबाजी में हमने क्या कर लिया, घर खरीद लिया। ठीक, न्यू घर हमने खरीद लिया और हमने बोला कि चलो इसको बाद में क्या कर देंगे, बेच देंगे। अभी तो कम से कम हम लोग कैपिटल गेन बचा लेंगे, जो 20 लाख का टैक्स लगने वाला था। तो सपोज मैंने जमीन खरीद लिया और ये 20 लाख का मैंने जो टैक्स लगने वाला था उसको क्या कर लिया, बचा लिया, कि कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो नया घर खरीदे हो, इस घर को कम से कम 3 साल तक तुमको अपने पास एक्वायर करके रखना है। कम से कम कितने साल तक इस घर में रहना पड़ेगा तुमको, 3 साल तक। 3 साल, 2 साल तक तो यहां था, ये पुराने घर की बात थी। नया वाला घर कम से कम तुम कितने साल एक्वायर करके रखो। अगर उसके अंदर बेच दिए तो क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा चेंज हुआ है, तो देख लेते 3 साल है कि 2 साल है। देख लेते हैं। हाँ वही होगा, 3 साल ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो अगर उसके पहले अगर तुमने बेच दिया तो इस पे भी कैपिटल गेन लगेगा, और जो पहले कैपिटल गेन माफ हुआ था उस पे भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल
यहां पे तुमने 40 लाख का खरीदा था, उसको 60 लाख का बेच दिए, और इसको कितने का खरीदे थे? 40 लाख का। तो यहां पे कितने का टैक्स कैपिटल गेन लगेगा? 20 लाख का ये भी लगेगा, और जो 20 लाख रुपए हम पहले माफ किए थे उस पे भी लग जाएगा, यानी कि टोटल कितने पे लग जाएगा? 40 लाख पे। कहानी समझ में आई? ये तो तुम्हारा पहला वाला केस। पहले वाले केस में ही जो टाइम लगेगा उसके बाद के सारे केस यूं खत्म होंगे। सिर्फ जितना टाइम लगने वाला था किसमें लगने वाला था? पहले वाले। एक बार क्विक रिवीजन किया जाए, 1 मिनट में खत्म करेंगे इसको, एकदम ध्यान से समझना, ठीक? तुम्हारे पास पुराना घर था, उसमें कम से कम कितने साल रहे हो? 2 साल या उससे ज्यादा, ठीक? उसको तुमने फॉर एग्जांपल 50 लाख का बेचा, 30 लाख का उसकी कॉस्ट है, तो 20 लाख क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ। अब तुमको इस कैपिटल गेन पे क्या चाहिए? छूट चाहिए। तो तुमको सरकार ने बोला कि अगर ये कंडीशन तुम सेटिस्फाई कर लोगे तुमको क्या दे देंगे? छूट दे देंगे। कौन कौन सी कंडीशन थी? पहली कंडीशन ये थी कि भैया तुमको ट्रांसफर के 1 साल के पहले घर खरीद लो, या 2 साल के अंदर में घर खरीद लो, या ट्रांसफर के 3 साल के अंदर में घर बनवा लो। अगर ये तुम काम कर लोगे तब तो तुम्हारा कैपिटल गेन क्या कर देंगे? माफ कर देंगे, ठीक? अगर तुम बनवाने की बात कर रहे हो तो तुम एक काम कर रहे हैं, जैसे ही जिस दिन ट्रांसफर हुआ पैसा, उसी दिन तुम उसको कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ताकि हमको यह भरोसा हो जाए कि तुम उस पैसे का इस्तेमाल कहां करोगे? घर को खरीदवाने या फिर बनवाने में, ठीक? यहां तक कोई समस्या? अब जो नया घर हमने खरीदा है उसको भी मैंने कम से कम मुझे कितने साल तक अपने पास रखना है? 3 साल तक। अगर 3 साल के अंदर में उसको तुम बेच दिए तो जितना भी कैपिटल गेन लगा होगा उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। खत्म। कितना आसान था? क्लियर हो गया? ये किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। बस खत्म हो गया, खत्म। 54B हेडिंग डालो, 54B। नेक्स्ट पे आओ, 54B पेज नंबर, उसी के 2 पेज बाद, पॉइंट नंबर 2, ठीक है? यस, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब देखो कितना जल्दी खत्म होगा, देखो यूं यूं खत्म होगा। ये क्लियर है? इसमें कोई समस्या? अब बस मेरी बात सुनो, यहां पे क्या कह रहा है कि आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि अब आपके पास क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है। पहले आपके पास क्या था? हाउस प्रॉपर्टी था, अब आपके पास क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है। यानी कि बस असेट परिवर्तन हुआ है, बाकी सब चीज क्या है? सेम है। तो अब आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो? अब आप प्रॉपर्टी की जगह क्या ट्रांसफर कर रहे हो? लैंड। तो ये हो जाएगा नंबर 2 54B, और ये हो जाएगा आपका रेसिडेंस की जगह एग्रीकल्चर लैंड, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। बस अब इसके बारे में देखते क्या कह रहा है, ठीक? एकदम देखो, इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। द एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, सेम हो गया, ठीक? अच्छा पहले ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं। एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया। अच्छा बताओ, रूरल एरिया क्यों नहीं लिखा है? अब यही से तुम लोग का बुद्धि परीक्षण करें, बोलो। गांव में कौन खरीदता है सर? गांव में कौन खरीदता है? गांव में तुम जमीन मिलेगा तुम नहीं खरीदोगी? खरीदेंगे, कौन नहीं खरीदेंगे? शहर में भी मिलेगा। या गांव की जमीन या खरीदने की बात नहीं हो रही है, गांव की जमीन बेचने की बात हो रही है। जरूरत गांव की जमीन सस्ते में रहती है। गांव की जमीन अगर मान लो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको ट्रांसफर, उसको बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? बेचते हैं। तो बताओ उस पर कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखवाया वो चीज? नहीं, उस पे नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि तुम लोग हो क्या ही हम बोले, ठीक? हाँ, क्योंकि जब हम लोग पढ़े थे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, क्या पढ़े थे? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में साफ साफ बोला गया था कि कैपिटल एसेट में ये एसेट नहीं आते हैं। उसमें एक पॉइंट था एग्रीकल्चर लैंड, जो कि 8 किलोमीटर की एरिया में आती है और 10,000 की पॉपुलेशन में आती है। तो जब एग्रीकल्चर लैंड हमारा एसेट ही नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन कहां से हो जाएगा? तो फिर यहाँ लग रहा है। कहां लग रहा है? अर्बन लिखा है। एग्रीकल्चर लैंड रूरल जो होता है वो नहीं होता है कैपिटल एसेट, लेकिन ये क्या है? अर्बन है। अब आई बात समझ में?
तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट एंड हेंस देयर विल बी नो एनी कैपिटल गेन, उस पर कैपिटल गेन हो ही नहीं सकता। यानी कि गांव की जमीन तुम बेचो खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर अगर तुमको कैपिटल गेन होगा भी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई किसान है, किसान तो हमारा भारत के सब कुछ है, ठीक, तो उनके लिए ये सब बेनिफिट क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है कि आप गांव की जमीन खरीदोगे बेचोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अर्बन एरिया में हमारा एग्रीकल्चर लैंड था, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड था, उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। द एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल एचओएफ, ठीक है। द एग्रीकल्चर लैंड वॉज इन द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि हम उस एग्रीकल्चर लैंड पे कम से कम कितने साल रहे होंगे, 2 साल या उससे ज्यादा। बताओ यहां भी था नहीं, ये ओल्ड प्रॉपर्टी कम से कम कितने साल था, यानी कि सेम ही चीज है, बस वहां पे प्रॉपर्टी थी, यहां क्या हो गया, लैंड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, द एसएससी हैज परचेज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड नॉट बिफोर द सेल एनी अदर लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अब जरा बताओ, कह रहा है कि यही सेम चीज है, कह रहे ट्रांसफर के 2 साल के अंदर में क्या कर लो, नया जमीन खरीद लो। और जल्दी से बताओ, क्या जमीन कंस्ट्रक्ट होती है, जमीन कंस्ट्रक्ट तो होती नहीं है, इसीलिए 3 साल वाला प्रोविजन इसमें नहीं है। क्योंकि जमीन क्या हो सकती है, सिर्फ खरीद ही सकते हो ना, बना तो सकते नहीं हो, इसीलिए बोला गया कि ट्रांसफर के 2 साल के अंदर में तुम क्या कर लो, नई जमीन खरीद लो। कोई दिक्कत, 2 साल पहले तुम रहे हो उस पे, उससे ज्यादा रहे हो और उसको बेच रहे हो, और बेचने के 2 साल के अंदर में नई जमीन खरीद ले रहे हो, तो हम तुमको क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। अच्छा, कितना छूट मिलेगा, द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच एग्रीकल्चर लैंड इज exempt to the extent to the cost of the new agriculture land, जितने का खरीदोगे उतने तक क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। If the amount of capital gain is not utilized by the assessee for the acquisition of new agriculture land before the due date for furnishing the return of income, it is deposited by him in capital gain account scheme। वही बात है कि अगर आप रिटर्न फाइल करने से पहले, अभी हम डिस्कस करेंगे रिटर्न फाइल का क्या क्या हिसाब किताब है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तुम 2 साल के अंदर में जमीन नहीं खरीदने चाहते हो तो तुम क्या कर दो, वो अमाउंट कहां जमा कर दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ठीक। और 2 साल के अंदर में अगर यूज कर ली तो ठीक है, नहीं करोगे तो जितना भी बचा रहेगा उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, है ना। आसान सेम चीज है, बस क्या किया गया, इसमें एग्रीकल्चर लैंड यूज कर दिया गया है और बाकी सारा चीज क्या है, सेम है। इसमें भी यही होगा कि जो तुम नया जमीन खरीद रहे हो उसको कम से कम अपने पास कितने साल रखो, 3 साल तक। अगर 3 साल के अंदर में तुम बेच दिए तो जो पहले कैपिटल गेन माफ किए होंगे उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कुछ है दिक्कत, 54B खत्म। 54 हम लोग पढ़े क्या, घर बेच के घर खरीद रहे हैं, और 54B में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच करके अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं। चलो अब आते 54D। 54D पे आए, नंबर 3, 1 और 2 क्लियर है ना। चलो 3 पे आते हैं, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग। क्या यहां पे हो रहा है आपका, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, किस किस चीज का, लैंड का या फिर बिल्डिंग का, या तो लैंड या फिर बिल्डिंग, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। Any capital gain arising on the transfer by way of compulsory acquisition under any law of land or building is exempt। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। याद होगा हम लोगों ने कंपल्सरी एक्विजिशन पढ़ा था, याद है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन। चलो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये है हाईवे, क्या है, हाईवे, और यहां पे आयुषी का घर है, किसका घर है, आयुषी का घर है, ठीक। सरकार आई और कही कि इस हाईवे को हम और चौड़ा करना चाहते हैं, और ये आयुषी का जो घर है वो हम क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो तुमको लगेगा ही, ठीक।
ये हम आ गए और तुम्हारा हम क्या कराएंगे, घर गिराने के लिए। ठीक, तो यहां पे तुम्हारे हम घर को कंपल्सरी क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, लैंड को या फिर बिल्डिंग को। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको वहां पे क्या कराना है, कोई सरकारी योजना कुछ भी करना हो, किसी भी वजह से हम तुम्हारे घर को कंपल्सरी क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अब आप देखते हैं क्या कह रहा है, द लैंड और बिल्डिंग शुड बी यूज्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओ माय गॉड, इस पे क्या था, ये जो लैंड या ये जो बिल्डिंग था वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था, रहने के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। यानी कि यहां पे क्या थी, इंडस्ट्री थी। ठीक, ये आयुषी क्या था, इंडस्ट्री था, जिसको कि अब कंपल्सरी क्या किया जा रहा है, एक्वायर। हो सकता है कि इसके इंडस्ट्री से खूब ढेर सारा धुआं निकलता हो जो कि आसपास के लोगों को क्या कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो सरकार ने बोला इसको क्या करो, हटाओ। इतनी बात समझ में आई। तो ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शहर से हटा करके हम थोड़ा दूर ले जाना चाहते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, यहां पे वो उसकी बात कर रहा है। ठीक, अच्छा, द assessee has used this land or building for the purpose of the business of industrial undertaking for at least 2 years। कम से कम ये इंडस्ट्री तुमने कितने साल यूज की है, 2 साल। 2 साल घर भी यूज किया था, 2 साल जमीन भी यूज किया था, और 2 साल इंडस्ट्री भी कम से कम यूज किए हो। ठीक है, अच्छा, of the ठीक है, at least on which the transfer took place, the assessee has within a period of 3 years after such transfer purchased any other land or building or constructed any other building for the purpose of shifting or reestablishing the industrial undertaking or setting up another industrial undertaking in that building। काम खत्म। तुमने क्या कर दिया, जिस दिन ट्रांसफर हुआ आयुषी, तुमने क्या कर दिया, इस दिन से 3 साल के अंदर में या तो एक नई इंडस्ट्री अपनी क्या कर ली, सेट कर ली। ठीक, या 3 साल के अंदर में बनवा लिया, तो खरीद ली या तो बनवा लिया, क्योंकि इसमें तो बनवाना हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, लैंड तो है नहीं, बिल्डिंग भी है। तो या तो 3 साल के अंदर में तुमने बनवा लिया या 3 साल के अंदर में खरीद लिया। तो जितना भी पहले वाले पे कैपिटल गेन हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, वही लैंड के वही उसी तरह है, क्या कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की तरह। ठीक, अच्छा, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज लेस देन और इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड और बिल्डिंग, द एंटायर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट। ये तुम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद भी इसमें भी कैपिटल गेन स्कीम आपके पास है, कोई दिक्कत। कैपिटल स्कीम हम लोग देख चुके हैं कि अगर आप अभी नहीं खरीद पा रहे हो तो 3 साल बाद ही खरीदना, लेकिन वो पैसा कहां जमा कर दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। ठीक, ताकि हमको ये प्रूफ हो जाए कि हाँ तुम उस पैसा को वहीं इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो इंडस्ट्री आयुषी की थी, अगर 3 साल के अंदर में इसको बेच देती है तो जितना भी कैपिटल गेन पहले माफ हुआ होगा उस पर वापस से क्या लग जाएगा, टैक्स। यही तुम लोग पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी में भी। कम से कम नया वाला घर कितने साल रखो, 3 साल। कम से कम नया वाला जमीन कितने साल रखो, 3 साल। उससे कम से कम नया वाला जो इंडस्ट्री बनवा खरीदे हो उसको कम से कम कितना साल रखो, 3 साल। अगर 3 साल के अंदर में बेच दिए तो इस पे तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा, जो पुराने वाला कैपिटल गेन माफ किए थे उस पर भी क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। है ना, तीनों आसान। हमने बोला था कि सिर्फ एक में हमको दिमाग लगाना है, उसके बाद तो ऐसे खत्म होता जाएगा। 54 हो गया, 54B हो गया और 54D हो गया, सी नहीं है, D हो गया। ठीक, 54 में क्या था, घर बेच के घर खरीद रहे हैं। 54B में क्या था, जमीन बेच के जमीन खरीद रहे हैं। और 54D में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था, जिसमें लैंड और बिल्डिंग था, उसको बेच रहे हैं और उसकी जगह क्या खरीद रहे हैं, नया इंडस्ट्री ले रहे हैं। ठीक, खत्म कहानी। अब आते हैं 54EC। 54EC पढ़े। 54EC देखो क्या कहता है, क्या कह रहा है 54EC, जरा बताओ तुमको। 54EC क्या कह रहा है, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब सुनो, अब आओ देखते हैं क्या कह रहा है। 54EC देखो क्या कह रहा है
क्या कह रहा है, तुम्हारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब तुम्हारे पास लैंड हो सकता है, तुम्हारे पास बिल्डिंग हो सकती है, तुम्हारे पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो सकती है, तुम्हारे पास ज्वेलरी हो सकती है, तुम्हारे पास इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी हो सकता है सिक्योरिटी। यानी कि जितना भी हम लोग कैपिटल एसेट पढ़े हैं उसमें से कुछ भी तुम उठा के बेच दे रहे हो। पढ़े थे ना कैपिटल एसेट, उसमें ज्वेलरी भी था, पेंटिंग भी था, स्कल्पचर भी था, इक्विटी भी थे, प्रेफरेंस शेयर्स भी थे, सिक्योरिटीज थे, प्रॉपर्टी थे, लैंड प्लान बिल्डिंग मशीन सब कुछ था। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, कोई भी का मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट तुम्हारे पास था, उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब तुम कुछ खरीदना नहीं चाहते हो। मामला समझ में आया कुछ? बोलो। पिछले वाले में क्या था, घर बेच के तुम्हारे पास क्या कंडीशन थी, घर खरीदो। जमीन बेच के क्या खरीदो, जमीन खरीदो। इंडस्ट्री बेच के क्या खरीदो, इंडस्ट्री खरीदो। तीनों में कंडीशन थी ना। इसमें क्या कर रहे, तुम कोई भी एसेट बेच रहे हो, कोई भी एसेट बेच रहे हो, लेकिन खरीद कुछ भी नहीं रहे हो। और फिर भी मुंह उठा के कहां आ गए, छूट मांगने कि हमको क्या दे दीजिए, छूट दे दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि तुम ज्वेलरी बेच रहे हो और ज्वेलरी बेच के हमसे क्या करो, सरकार से हमको छूट दे दीजिए। तो उसके लिए भी सरकार ने क्या निकाला, एक रास्ता कि ठीक है, अगर तुम एसेट बेच रहे हो और तुम्हारी इच्छा कुछ भी खरीदने की नहीं है, तो हम तुमको एक रास्ता बता रहे हैं, अगर इन इन रास्ते पे तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुमको हम क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। ठीक, यानी कि जितना भी कैपिटल गेन अगर हुआ होगा, इसको अगर मेरे कहे गए चीजों में इन्वेस्ट करोगे तो हम क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। और वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, एक आपको बोला है कि आप NHAI के बॉन्ड खरीद लो। ठीक, या आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड खरीद लो। आ रही बात समझ में? NHAI का मतलब हो गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। या तो इसके बॉन्ड खरीद लो या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, इसके बोर्ड होता है, बॉन्ड नहीं होता है, बोर्ड के तुम क्या खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो। ठीक, तो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। कुछ आ रही बात समझ में? फिर सुनो, तुम सो क्या रही हो जी बार बार। देखो 20 लाख रुपए का हमको कैपिटल गेन हुआ, क्या बेचने पे, ज्वेलरी बेचने पे मान लेते हैं। ठीक, और हम कोई भी नया एसेट नहीं खरीदना चाहते थे, तो सरकार ने बोला कि अगर ये 20 लाख रुपए में से आपने 15 लाख रुपए का ये खरीद लिया और 5 लाख रुपए का ये खरीद लिया, तो जितना भी कैपिटल गेन लगाए होगे वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बॉन्ड खरीद लो, ये भी सरकार ये बॉन्ड बेचती है, जो हाईवे का बनाने का काम करती है ना सरकार, तो सरकार को पैसा चाहिए होता है तो बॉन्ड इशू करती है। तो अगर तुम सरकारी बॉन्ड खरीद लोगे तो सरकार तुम्हारा पैसा क्या कर देगी, छूट दे देगी कैपिटल गेन का। ठीक, उस तरह की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड का भी क्या निकलता है, बॉन्ड निकलता है। बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि सरकार चाहती है आपसे पैसा लेना, जो कहते हैं कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या कर देंगे, वापस कर देंगे विथ इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो सरकार को पैसा भी मिल गया। सरकार आपको, आप सरकार को क्यों पैसा दोगे, क्योंकि आपको कैपिटल गेन में क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है और छूट मिल रही है, तो तुम भी पैसा कहां कर जमा कर देते हो, यहां पे। ठीक, तो 54 EC क्या कहता है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो उसको बेच रहे हो और खरीद क्या रहे हो, कुछ भी नहीं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, NHAI के बॉन्ड खरीदने में या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड के बॉन्ड खरीदने में। ठीक, तो जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, आपको 6 महीने का समय मिलेगा। कितने महीने का, 6 महीने के अंदर में आपको ये बॉन्ड खरीदना है। किस दिन से,
जिस दिन हमने ट्रांसफर किया होगा उस दिन से 6 महीने के अंदर में आपको ये बॉन्ड खरीदने होंगे। अगर 6 महीने के अंदर में खरीद लिया तो वेरी गुड, नहीं खरीदा तो आपको फिर ये एलिजिबल नहीं होगे। ठीक, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 लाख, यानी कि मैक्सिमम कितना पैसा इसमें आप लगा सकते हो? 50 लाख से ऊपर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोनों चीज क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ इसमें कैपिटल गेन स्कीम हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, कैपिटल गेन स्कीम इसमें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो आप बताइए। तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों कैपिटल गेन स्कीम नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि हम कुछ खरीद नहीं रहे। खरीदने इसलिए? हाँ। नहीं, क्योंकि हमको कुछ खरीदना ही है और वो तो सरकार मतलब सरकार का देती छूट दे दी। ये बताओ बाकी सब में हमको कितना समय मिल रहा था? 3 साल, 2 साल, इतना साल। ठीक, तो भाई सरकार को संदेह था कि पता नहीं तुम 2 साल 3 साल में हमारा सामान खरीद, फिर जमीन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, तो हमको 3 साल बाद टैक्स लगेगा। इसमें हम समय ही कितना दे रहे हैं, यानी कि तुमको तो हम साल भर खत्म होने का वेट भी नहीं कर रहे हैं। तो हम कैपिटल गेन स्कीम देके कोई फायदा है? क्योंकि कैपिटल गेन स्कीम तो हम तब देते हैं जब हमको डाउट हो कि पता नहीं तुम मेरा पैसा वापस करोगे या नहीं करोगे। लेकिन जब हम यहाँ तुमको मौका ही नहीं दे रहे हैं, 6 महीने के अंदर करना, नहीं करोगे तो उसी साल क्या लग जाएगा? टैक्स। तो जब उसी साल टैक्स लगा दे रहे तो कैपिटल गेन स्कीम में कोई मतलब नहीं बनता है। काम खत्म। यानी कि सब में आपको कैपिटल गेन स्कीम मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कैपिटल गेन स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक, पक्का? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 54 क्लियर हो गया, 54B क्लियर हो गया, 54D क्लियर हो गया और 54EC खत्म हो गया। अब हम एक और पढ़ेंगे 54F। 54 बस कुछ और है, एक दो और है। 54F पढ़े? 54F देखो, यही सेम चीज है, एकदम कॉपी पेस्ट। सुनो, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और नया क्या एसेट खरीद रहे हो? न्यू एसेट क्या खरीद रहे हो? न्यू एसेट खरीद रहे हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मेरी बात ध्यान सुनो, रिवीजन भी करते चल रहे हैं। 54 घर बेच के घर खरीदे, 54B जमीन बेच के जमीन खरीदे, 54D इंडस्ट्री बेच के इंडस्ट्री खरीदे। ठीक, 54EC कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेच करके कुछ नहीं खरीद रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। खत्म हो गया यहाँ तक। ई भी अभी बता रहे, पहले आप देख लेते फिर ई बता रहे हैं, कोई बात नहीं। ई के बाद अभी आप देख लेते पहले। 54F आपका ये कहता है कि आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट है, उसको बेच करके आप नया क्या खरीद रहे हो? घर ही खरीद रहे हो, उसके अलावा घर के अलावा और कुछ भी नहीं खरीद रहे हो। ठीक, घर खरीद रहे हो, घर के अलावा और कुछ भी नहीं खरीद रहे हो। इतनी बात समझ में आया? ठीक, अब उस केस में क्या होगा? इसमें एक वर्ड तुमको और दिख रहा होगा, यहां लिखा है क्या? एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोला है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। क्यों एक्सेप्ट लिख रहा है? जल्दी से बताओ क्या रीजन है एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लिखने का? हाउस प्रॉपर्टी तो खरीदना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम जो बेच रहे हो वो कोई भी एसेट बेच सकते हो घर को छोड़ करके, तो क्यों घर को छोड़ा जा रहा है? हाँ, हमने बोला कि कोई भी पुराना एसेट बेच के क्या खरीद रहे हो? घर खरीद रहे हो। तो कोई भी एसेट में, पुराना एसेट में घर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई भी एसेट्स में घर नहीं आता है। नहीं। पिछले वाले में तो घर आ रहा था, जब हम घर बेच करके भी इसी में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं। इसमें घर को क्यों हटाया जा रहा है? क्यों? वाई? क्यों सर? क्योंकि इनकम टैक्स में एक एक चीज बहुत ही बड़ी खूबसूरती से बनी है, ताकि किसी तरह का झगड़ा ना हो। जल्दी से मुझे बताओ, आयुषी 54 में क्या लिखा था? सेक्शन 54 में क्या बोला था? 54 में क्या, सेक्शन में क्या बोला था? ए वाले में। हाँ, 54 वाले में। हाँ, उसमें तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम हाउस मतलब पुराना क्या था? घर को
घर को बेच के क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे थे। घर खरीद रहे थे। हाँ। घर को बेच के क्या खरीद रहे थे? घर। नया ये ले रहे थे ना? यस सर। जरा बताओ यहाँ पे अगर पुराना क्या है? घर है, हाँ। और नया भी क्या है? तो इसके लिए तो ऑलरेडी एक सेक्शन बना हुआ है ना। बोलो कौन सा सेक्शन बना है? 54। तो अगर कोई व्यक्ति पुराना घर बेच करके नया फिर क्या खरीदता? घर। तो जरा बताओ क्या वो 54F में आता? वो सीधे किस में आता? 54 में। क्योंकि इसके लिए तो अलग से क्या बना है? सेक्शन बना हुआ है। और वो सेक्शन क्या बना हुआ है? 54 में हम चिल्ला चिल्ला के क्या बोले हैं कि पुराना आपके पास घर है और नया भी क्या है? घर है। तो भाई उसके लिए तो 54 बना ही है। 54F कह रहा है कि पुराना कुछ भी हो, किसको छोड़ के? क्योंकि घर बेच करके घर खरीदने के लिए अलग से सेक्शन है, और वो सेक्शन क्या है? 54। ठीक, सिर्फ सारे एसेट को आप बेच सकते हो, किसको छोड़ के? घर को। और आप नया क्या खरीद रहे हो? घर। तो उसके लिए क्या है? 54F। बस घर ही खरीद रहे हैं और कुछ। यस, आपको खरीदना घर है, कोई भी एसेट। आपके पास ज्वेलरी थी, ज्वेलरी गहना था, गहना बेच के क्या खरीद रहे हो? घर खरीद रहे हो। आपके पास प्लांट था, प्लांट बेच के क्या खरीद रहे हो? घर खरीद रहे हो। आपके पास मशीन था, ठीक, आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट था, उसको बेच के क्या खरीद रहे हो? आपके पास घर था, उसको बेच के क्या खरीद रहे हो? मराओगे भी। घर बेच के अगर घर खरीदोगे तो किस में जाएगा? 54 में। तो ऐसे तो घर के अलावा कोई भी एसेट आप बेच रहे हो और नया क्या खरीद रहे हो? घर खरीद रहे हो। ठीक, इसके लिए क्या बनेगा? 54F। कंडीशन सब कुछ वैसे ही है। कम से कम पुराना एसेट कितने साल रहेगा? 2 साल। 3 साल। 2 साल घर रहेगा। जिस साल आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो उसके 2 साल के अंदर में घर खरीद लो, या 3 साल के अंदर में बनवा लो, क्योंकि ये तो हर घर है। ठीक, तो 2 साल और 3 साल वाला हिसाब किताब चलेगा। जो नया एसेट है आप उसको कितने साल के अंदर, कितने साल तो होल्ड करके रखना है? 3 साल तक। 3 साल के अंदर आप उसको बेच नहीं सकते हो। कैपिटल गेन स्कीम इसमें रहेगा? इसमें रहेगा। ठीक, क्योंकि इसमें हमको 3 साल का मौका दिया जा रहा है। खत्म कहानी। बस इसमें एक क्या होगा? फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा? फॉर्मूला एक यूज होगा। और फॉर्मूला देखो क्या है, ध्यान सुनो इधर। कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय सेल कंसिडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड। बोले तो कैपिटल गेन डिवाइड बाय सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय, चलो जो भी बोलेगी ये देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। कैपिटल गेन जो हमको हुआ होगा वो जितने का सामान बेचे होंगे वो उससे डिवाइड कर देंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया। एक एग्जांपल तुम लोग को हम दे दे रहे हैं। मान लो सपोज तुम्हारे पास पुराना ज्वेलरी था 50 लाख का, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30 लाख की। तो तुम्हें कैपिटल गेन कितने का हो गया? 20 लाख का हो गया। ठीक है, और अब तुम ज्वेलरी बेच करके नया क्या खरीद रहे हो? घर खरीद रहे हो। नया घर खरीद रहे हो। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि 20 लाख में से जितना हिस्सा आप यूज कर दोगे वो पूरा माफ। यही पढ़े थे ना। इसको कम कर दो, इसको 30 लाख कर दो। बताएंगे क्यों। मान लेते 30 लाख। ठीक, तो अब 20 लाख है और हम 30 लाख रुपया खर्चा करें, इसका मतलब ये 20 लाख पूरा माफ हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? यूज कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी यानी कि कोई भी एसेट बेच करके अगर आप घर खरीद रहे हो तो आपके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 54F। और 54F के लिए क्या बोला गया? ये फॉर्मूला बोला गया। अब हमको इस फॉर्मूले पे इसको रखना होगा। तो यहां पे एग्जेम्पशन हमको कितना मिलेगा देखते हैं। जल्दी से बताओ मुझे, कैपिटल गेन कितना हुआ है? 20 लाख का। और ये 20 लाख कितने पे हुआ है? सेल कंसिडरेशन कितनी है? 50 लाख। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 30 लाख। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 दूनी 60, 1,20,000 आएगा शायद, देख लेना कितना आएगा। 12 लाख आएगा, सॉरी कितना आएगा? 12 लाख।
12 लाख आ गया, यानी कि कितना माफ आपका कैपिटल गेन होगा, 12 लाख बस। ठीक, इतने ही तक हम आपका कैपिटल गेन क्या कर पाएंगे, माफ कर पाएंगे। जरा बताओ मुझे कैपिटल गेन कितना हुआ है, तो इस 20 लाख में से कितना माफ होगा, यानी कि बाकी 8 लाख पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब कुछ समझ में आया, मतलब सब में टैक्स ही लगेगा। सब में टैक्स कहाँ लगता था, बाकी में तो एग्जाम्प्ट रहा था सब में। अब तक हम लोग पढ़े उसमें क्या होता है, एग्जाम्प्ट रहा था सब। अगर जितना इसमें टैक्स क्यों लगाया, मतलब टैक्स इसलिए क्योंकि आपको कैपिटल गेन आपका सिर्फ कितना माफ हो सकता है, 12 आपके पास कितना माफ हो सकता है, टोटल 12 लाख। तो 12 लाख तक हो सकता है और आपको हो कितना टोटल कैपिटल गेन, तो 20 लाख में से आप माफ सिर्फ कितना कर पाएंगे, और कितना टैक्स हो जाएगा। जल्दी से बताओ, अगर मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें 60 लाख, कितना इन्वेस्ट किया है, एग्जाम्पल के तौर पे 60 लाख कर दिए, इसका मतलब कि कितना जाएगा, 24 लाख। यानी कि आप कितने कैपिटल गेन माफ कर सकते हो, 24 लाख तक। आपको कैपिटल गेन हुआ है कितना है, तो इसका मतलब कि 20 लाख में से आप पूरा 20 लाख क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, यानी कि आपका 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, काम खत्म। कोई समस्या, 54 खत्म, 54B खत्म, 54D खत्म, 54EC खत्म, 54F खत्म। इतने तुम लोग तेज बच्चे हो कि खत्म हो गया, 54EC खत्म हो गया। EE पे अब आते हैं। अब कुछ छोटे मोटे और बचे हैं, EE बता है और G बता है, बचा है, इसके अधिक आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ EE पढ़ लो और G पढ़ लो। दिया तो बहुत है लेकिन वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो देखते हैं। EE सुन लो क्या है। 54EE कहता है कि कोई भी आपके पास कैपिटल एसेट था, ठीक, और आप उससे खरीद रहे हो क्या, इक्विटी शेयर्स, क्या खरीद रहे हो, बस खत्म। आपके पास कोई भी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्टेड इन यूनिट्स ऑफ इज अ स्पेसिफाइड फंड, यानी कि जो हमने स्पेसिफाइड फंड बोली है, अगर उसके आप यूनिट खरीदने में करते हो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मान लो यूनिट का मतलब होता है एक तरह से इक्विटी शेयर्स ही कह सकते हो, म्यूचुअल फंड जिसको बोल सकते हो, ठीक। तो सरकार के द्वारा कहे गए अगर फंड में आप पैसा लगाते हो तो 54EE में आपको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। 54EC में सिर्फ 2 था, एक था NHAI और एक था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड, सिर्फ 2 था किसमें, 54EC में। 54EE में कहता है भैया कोई भी आपके पास कैपिटल एसेट है बेच दो, लेकिन नया कहाँ लगा रहे हो पैसा, जो स्पेसिफाइड फंड है यूनिट लिंक के द्वारा, जो भी यूनिट मतलब स्पेसिफाइड फंड के किसी यूनिट लिंक में अगर आप क्या करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जितना भी करोगे उतना क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, ठीक। उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। ये यूनिट फंड कब इशूड होना चाहिए, यूनिट जो भी है इक्विटी शेयर कब इशू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 के बाद का, ठीक। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए। लास्ट है 54G, ठीक, ये लास्ट है। इसके अलावा भी और भी दिया है आपके में, लेकिन वो सबको पढ़ना नहीं है, ठीक है। जैसे 54GB दिया है, GA दिया है, कई ठो दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद से अलावा भी दिया है कई ठो, तो वो सब छोड़ दो। देखिए हम लोग 54G लास्ट है। 54G क्या कहता है, एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन एरिया से आप अपने इंडस्ट्री को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ठीक। कहीं हम लोग शायद पढ़े थे इसको भी, इंडस्ट्री वाला किसमें पढ़े थे, सर 54D में नहीं, 54D में, ठीक। 54D में क्या पढ़े थे, इंडस्ट्रियल के लिए था, और वो क्या था, लैंड और बिल्डिंग। यहां पे भी इंडस्ट्रियल ही है, लेकिन अब देखते क्या है अंतर दोनों में। कैपिटल गेन ऑन शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया इज एग्जेप्ट इन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। भाई दोनों तो ऑलमोस्ट सेम कर रहा है, वहां भी इंडस्ट्री और यहां भी इंडस्ट्री है, तो दोनों में अंतर क्या है, अब आओ देखते हैं। The assessee transfer a long term or short term capital asset in the nature of plant, machinery, building or land. It means exemption is not available on capital gain on transfer of other assets, example furniture. ठीक, अच्छा। Such asset should have been used for the purpose of the business of industrial undertaking situated in an
अर्बन एरिया, ठीक है। द असेट शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद द शिफ्टिंग ऑफ द अंडरटेकिंग टू अ नॉन अर्बन एरिया, ठीक। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द असेसी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर। अब देखो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है, उसमें हम लोग कंपल्सरी एक्वायर हो रहा था, यानी मेरा इच्छा नहीं था कहां जाने का, दूसरी जगह। सरकार ने बोला बेटा तुम बहुत धुआं करो, निकल लो यहां से, ठीक, तुम बहुत गंदगी फैला रहे हो, यहां से निकल लो, और हम चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर बांधे और निकल गए, क्योंकि उसमें सरकार ने मेरा क्या कर लिया, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, और मेरे पास मजबूरी थी बेच के ही जाने का, और कोई मजबूरी और कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें क्या है कि आप शिफ्टिंग के पर्पज से, यानी कि आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो। उसमें सिर्फ तुम्हारे पास लैंड और बिल्डिंग था, इसमें तुमको लैंड बिल्डिंग तो है ही, साथ में क्या है, प्लांट मशीनरी भी है, फर्नीचर नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक। आ रही बात समझ में? तो आप क्या कर रहे हो, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग सब उठा करके एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। लैंड और बिल्डिंग तो शिफ्ट होगी नहीं, तो बाकी क्या हम कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी शिफ्ट करके ले जा रहे हैं। इतनी कहानी समझ में आई? दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में क्या है कंपल्सरी एक्विजिशन है, और एक में हम अपनी इच्छा से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। उसमें हम लोग केवल लैंड और बिल्डिंग की बात करते हैं, इसमें हम सारे एसेट्स की बात करें, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। उसमें सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, इसमें लैंड प्लांट बिल्डिंग मशीन सब, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो, लेकिन किसको छोड़ दिया गया है, फर्नीचर को। खत्म कहानी, ठीक। अब इसके लिए वही कहानी है, कम से कम आप उस इंडस्ट्री में कितने साल रहे हो, 2 साल से ज्यादा रहे हो, ठीक, पुराने वाली इंडस्ट्री में, और जो नई इंडस्ट्री ले रहे हो उसको कम से कम 3 साल के अंदर में क्या कर लो, शिफ्ट कर जाओ, ठीक। पढ़ लेते हैं। The amount of capital gain should be utilized by the assessee within a period of 1 year before or 3 years after the date of transfer for the following purpose. नया मशीन खरीदने के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो, नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, नया लैंड खरीद सकते हो, ठीक। और शिफ्टिंग द ओरिजिनल एसेट एंड ट्रांसफर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टू सच एरिया, ठीक है। इनकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बस काम खत्म। और जो नया एसेट आप ले रहे हो उसको कम से कम आप अपने पास कितने साल तक रखो, 3 साल तक, खत्म। हमने तो पहले ही बोला था कि सिर्फ और सिर्फ हमको टाइम लगेगा किसमें, पहला वाला देखने में। उसके अलावा देखो 54 पढ़ लिए, 54B पढ़ लिए, 54D पढ़ लिए, 54EC पढ़ लिए, 54EE पढ़ लिए, 54F पढ़ लिए, 54G पढ़ लिए, ठीक। अब आप एक काम करो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक। सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकालो, ठीक। एक आप सेक्शन लिखोगे, हेडिंग डालोगे, वो सेक्शन क्या कहता है वो लिखोगे, फिर लिखोगे आप ओल्ड एसेट, फिर लिखोगे आप न्यू एसेट, फिर लिखोगे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग। एक काम को लिखते चलो हम बता रहे हैं, ये हेडिंग है, बस लिखिए आप अपनी कॉपी में, ठीक।